एक आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद किन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना, मतलब एक जो लाइफ पोर्टफोलियो होता है कैसे इंगेजिंग होता है, क्योंकि इससे पहले की लाइफ अलग थी और आप ऑल्दो मतलब यूपी से संबंध रखते हैं, तो वहाँ से यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आपको लगे लोगों में और सोसाइटी में? हिमाचल के बारे में मैं यही कहूँगी कि एक तो हिमाचल के लोग एक्चुअली काफ़ी पीस लविंग है और शांत है, और उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा स्वभाव है मैं बोलूँगी। तो यूपी में भी होता है, इसमें ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यूपी के लोग, बट आई थिंक इन जनरल अगर आप कंपेयर करोगे प्लेन के लोगों को और माउंटेन के लोगों को, तो समहाउ माउंटेन पीपल, द पीपल हु लिव हियर, दे आर मोर पेशेंट। तो पेशेंस है तो उनका, हाँ, सिंपल भी है, पेशेंस होगा उनमें, एक मीठा तरीका होगा बात करने का। मैम नेचर की आप बात करते हैं तो मुझे पूछना आ जाता है, हिमाचल में और हिमाचल प्रदेश इस वक्त भीषण त्रासदी से ग्रस्त है। तो यहाँ पे बस एक हफ्ता आई थिंक गर्मी थी, उसके बाद से यहाँ बारिश शुरू हो गई और अब अगस्त आ गया है एंड स्टिल वो अनअबेटेड बिल्कुल बारिश चल रही है, आपने देखा है। तो पहले जैसे मैं बात करती हूँ, जो यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं वो कहते हैं कि मैम पहले भी यहाँ दिनों दिनों तक बारिश होती थी एंड कुछ ऐसा नहीं होता था। बट आई थिंक अब जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की, वो क्लाइमेट चेंज आप मान लो या फिर अनसाइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन मान लो, जो एक रिवर का फ्लो है, अगर आप उस खड्ड में ही घर बनाओगे तो रिवर को फ्लो करने के लिए फोर्स तो चाहिए ना, उसको रास्ता तो चाहिए। तो नेचर विल ऑलवेज टेक ओवर। देश भर में हजारों बच्चे, लाखों बच्चे इस चीज़ के पेपर देते हैं और उनमें से 50% डिप्रेस हो जाते हैं। तो इफ़ आई वुड आस्क यू कि आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस जाओ, माइंड पॉजिटिव रखो, बट दीज ऑल थिंग डजंट वर्क ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड। तो वो बच्चे कैसे इस चीज़ से निकले, मतलब कैसे, हाउ टू मैनेज दियर डिप्रेशन? देखिए, मैं आपको जैसे मैंने बताया कि कॉलेज के बाद मैं पास आउट हुई, फिर मैंने कार्ड दिया, वो तो घर से ही, कॉलेज से ही दिया था, वहीं पे हॉस्टल से। एंड उसके बाद जब मैंने शिफ्ट किया वाजीराम में, तो मैं कुछ मंथ्स रही वहाँ पे, अपना ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, उसका कोर्स कंप्लीट किया। फिर जीएस में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पूरा दिन तो कोचिंग में निकल रहा है, मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। तो आई मूव्ड बैक होम एंड वहाँ पे बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं, पीजी वाला आपको तंग करता है, इट्स ऑल अबाउट मनी, वहाँ पे उनको हर चीज़ का परेशान रहते हो, देयर इज नो फैमिली। हिमाचल के पर्सपेक्टिव में क्या ऑप्शन, क्योंकि आप लोग के पास ऑप्शंस भी होते हैं कि आप कहाँ जाना चाहेंगे स्टेट में, तो व्हाट वाज योर रीजन टू कम हियर? सो जब मैंने एग्जाम क्लियर किया तो हम ना एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें भी फिल चॉइसेस ऑफ स्टेट्स, तो जैसे कार्डर्स उसमें भरने होते हैं आपको, तो उसमें भी हिमाचल मेरी चॉइसेस में था। एंड हिमाचल आई थिंक एक बड़ा मोटिवेशन इसको अच्छी प्रायोरिटी पे रखने का ये था, पीसफुल स्टेट है, बहुत ही सुंदर स्टेट है, एंड नेचर है यहाँ पे, घर के पास है, तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स में। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का आज की इस चर्चा कम पॉडकास्ट में। मेरा नाम शिवांशु है और आज की हमारी मेहमान है आईपीएस मैडम अदिति सिंह। मेरे साथ तस्वीरों में आप मैम को देख सकते हैं। मैम के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी को देना चाहूँगा। मैम उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंध रखती हैं और एक आईपीएस के जीवन की क्या कथा होती है वो पूरी आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। किन चीज़ों को डील करना पड़ता है, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कैसे होता है, और उसके बाद की लाइफ किस प्रकार रहती है, फैमिली, प्रोफेशन किस तरह डिफ्रेंशिएट होता है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम जानने का प्रयास करेंगे। वहीं किस तरह मैम ने अपने जीवन की शुरुआट करी वो भी जानेंगे। सबसे पहले मैम वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैम शुरुआती सवाल यही जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कब आपको ऐसा लगा कि यू शुड मूव टूवर्ड्स आईपीएस या यूपीएससी? सो मेरे दादाजी आरटीओ थे स्टेट सर्विसेज में, तो मेरे पेरेंट्स बहुत चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज एक बार ट्राई करूँ एटलीस्ट, बिकॉज पढ़ाई में मैं ठीक थी, मतलब वो होता है ना कम एफर्ट से अच्छे मार्क्स आने वाले बच्चे एंड दिन में भी, तो उनका था कि ठीक है आप भी ट्राई करो। मैंने कहा नहीं बहुत मेहनत है। सो कॉलेज के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया, तो उससे मेरा IIM शिलोंग में, और जो भी न्यू IIMs होते हैं, आपका IIM सिरमौर हो गया, त्रिची, जो भी हैं सब में हो गया था। बट मेरे मन में आया कि एक बार यूपीएससी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो फिर हाँ जी, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वाजीराम ज्वाइन किया, थोड़ी क्लासेस करी, तो मैंने कहा तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप वही हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुझे बहुत पसंद था बचपन में, वही दोबारा पढ़ते हो। तो ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक्चुअली मैंने सिलेबस पढ़ना शुरू किया और मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया कि आई थॉट कि अब तो पार करके छोड़ेंगे इसको। मैम अगर बात करें तो ये किस ईयर की बात है जब आपने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और उसके बाद मतलब अगर बात करें तो किस अटेम्प्ट में आपका, वाज इट द फर्स्ट और द सेकंड? नहीं। सो क्या हुआ कि जैसे ही मैं पास आउट हुई तो जब मैंने कैट दिया था तो तभी मैंने यूपीएससी ऐसे ही दे लिया कि चलो देख लेते हैं। तो उसको तो मैं अटेम्प्ट काउंट भी नहीं करूँगी क्योंकि वो तो कैट की तैयारी आप कर रहे थे ना, आपने ऐसे ही दे दिया। फिर उसके बाद मैंने एक साल अच्छे से पढ़ाई करी एंड एक बार दिया, तो कुछ ही मार्क्स से, आई थिंक 2-3 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया। तो बहुत डिजेक्शन हुआ क्योंकि वो पहला फेलियर जिसे आप कहते हो ना कि मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, इंजीनियरिंग में भी ठीक मार्क्स आते थे
एंड फिर जब एकदम से आपको एक फेलियर फेस करना पड़ता है कि अब आपने बैकअप भी छोड़ दिया, आप कैट के लिए भी नहीं गए एंड आपके फ्रेंड ने अर्न करना शुरू कर दिया, सारे फ्रेंड्स ने, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ हुआ कि यार ये क्या हो गया, एकदम शॉक लगा बहुत बड़ा। तो उसके बाद फिर आई स्टार्टेड अगेन एंड फिर उस अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड ऑल प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। मैम जैसे आपने अभी कहा कि फर्स्ट डाउनफॉल के बाद डिप्रेशन होता है, आज मतलब नॉट ओनली हिमाचल, पूरे देश भर में हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे इस चीज़ के पेपर देते हैं और उनमें से 50% डिप्रेस हो जाते हैं। तो इफ़ आई वुड आस्क यू कि आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस जाओ, माइंड पॉजिटिव रखो, बट दीज ऑल थिंग डजंट वर्क ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड। तो वो बच्चे कैसे इस चीज़ से निकले, मतलब कैसे, हाउ टू मैनेज दियर डिप्रेशन? देखिए, मैं आपको जैसे मैंने बताया कि कॉलेज के बाद मैं पास आउट हुई, फिर मैंने कैट दिया, वो तो घर से ही, कॉलेज से ही दिया था, वहीं पे हॉस्टल से। एंड उसके बाद जब मैंने शिफ्ट किया वाजीराम में, तो मैं कुछ मंथ्स रही वहाँ पे, अपना ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, उसका कोर्स कंप्लीट किया। फिर जीएस में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पूरा दिन तो कोचिंग में निकल रहा है, मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। तो आई मूव्ड बैक होम एंड वहाँ पे बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं, पीजी वाला आपको तंग करता है, इट्स ऑल अबाउट मनी, वहाँ पे उनको हर चीज़ का परेशान रहते हो, देयर इज़ नो फैमिली, फिर आप बीमार हो जाते हो तो देयर इज़ नो बडी। तो आई शिफ्टेड बैक होम फैमिली के साथ एंड फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। तो इसमें जैसे आपने बोला कि अगर सेटबैक होता है तो उसका करें क्या, तो इसमें यही था कि क्योंकि आई वॉज बैक होम तो मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा अपनी फैमिली का। तो जैसे माई मदर, माई फादर एंड माई सिबलिंग्स वर देयर, तो उनका ही सपोर्ट आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी था उस टाइम, क्योंकि अकेले आई थिंक अगर मैं दिल्ली में होती तो मुझे थोड़ा और मुश्किल होती, मे बी और अटेम्प्ट्स भी लग जाते, बट फैमिली का ये था कि नहीं, यू लीव एवरीथिंग, यू जस्ट डू योर बेस्ट, एक बार ठीक है, अगर तुम्हें दोबारा देना है दो, तुम्हें छोड़ना भी है छोड़ दो, इट्स ऑन यू। क्योंकि उन्होंने भी मुझे कभी इतना डिजेक्टेड नहीं देखा था ना, कि फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल, खैर वो तो मैंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया था कि बस पढ़ना है, एंड बस एक दो फ्रेंड्स के साथ में टच में थी, बट मेरा किसी से बात करने का मन नहीं हुआ जब प्रीलिम्स नहीं निकला। तो उस टाइम पे मैम मुझे भी ऐसा लगता है जैसे इंसान डाउनफॉल में आकर एकदम साइलेंट हो जाता है, यू नीड नॉट टू स्पीक टू एनीवन, वो लोगों को इग्नोर करने लगता है। तो मतलब इन सब चीज़ों से जो यूथ है वो बहुत अफेक्टेड हो रहा है आजकल, जैसे आप देख रहे हैं। तो अब जैसे आपने बताया कि आपने क्लियर किया, तो उसके बाद मैम अभी आप हिमाचल हैं, आप सभी लोग को बताना चाहूँगा, मैम इस वक्त बतौर एसपी कांगड़ा एट धर्मशाला कार्यरत हैं। मैम हिमाचल के पर्सपेक्टिव में क्या ऑप्शन, क्योंकि आप लोग के पास ऑप्शंस भी होते हैं कि आप कहाँ जाना चाहेंगे स्टेट में, तो व्हाट वाज योर रीजन टू कम हियर? सो जब मैंने एग्जाम क्लियर किया तो हम ना एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें भी फिल चॉइसेस ऑफ स्टेट्स, तो जैसे कार्डर्स उसमें भरने होते हैं आपको, तो उसमें भी हिमाचल मेरी चॉइसेस में था। एंड हिमाचल आई थिंक एक बड़ा मोटिवेशन इसको अच्छी प्रायोरिटी पे रखने का ये था, पीसफुल स्टेट है, बहुत ही सुंदर स्टेट है, एंड नेचर है यहाँ पे, घर के पास है, तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स में इंक्लूड है। मैम नेचर की आप बात करते हैं तो मुझे पूछना आ जाता है, हिमाचल में और हिमाचल प्रदेश इस वक्त भीषण त्रासदी से ग्रस्त है, तो ऐसे फंडामेंट्स में जब हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं इसका जो सोल रीज़न है वो क्या बनता है? मतलब देखिए, थोड़ी बहुत जैसे मैंने जियोलॉजिस्ट की स्टडी करी, अब जैसे मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है इस फील्ड में, तो आई थिंक थोड़ा जब अनसाइंटिफिक वे में हम मूव करते हैं, जब अनसाइंटिफिक वे में कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। प्लस आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और वो ऐसा नहीं है कि वो आएगा, वो आ चुका है। आपने इस बार देखा कि रेनफॉल इस बार बहुत पहले शुरू हो गया, इस बार समर्स आई थिंक धर्मशाला में तो आए नहीं है जहाँ पे हम पोस्ट हैं, तो यहाँ पे बस एक हफ्ता आई थिंक गर्मी थी, उसके बाद से यहाँ बारिश शुरू हो गई और अब अगस्त आ गया है एंड स्टिल वो अनअबेटेड बिल्कुल बारिश चल रही है, आपने देखा है। तो पहले जैसे मैं बात करती हूँ, जो यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं वो कहते हैं कि मैम पहले भी यहाँ दिनों दिनों तक बारिश होती थी एंड कुछ ऐसा नहीं होता था, बट आई थिंक अब जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की, वो क्लाइमेट चेंज आप मान लो या फिर अनसाइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन मान लो, जो एक रिवर का फ्लो है, अगर आप उस खड्ड में ही घर बनाओगे तो रिवर को फ्लो करने के लिए फोर्स तो चाहिए ना, उसको रास्ता तो चाहिए, तो नेचर विल ऑलवेज टेक ओवर। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स इसका रीज़न होंगे। अब मैं वापस आते हैं जहाँ से पर हम थे, जैसे कि आप हिमाचल आए, आपने हिमाचल सेलेक्ट किया, आपको यहाँ का कैडर मिला, एक आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद किन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना, मतलब एक जो लाइफ पोर्टफोलियो होता है कैसे इंगेजिंग होता है, क्योंकि इससे पहले की लाइफ अलग थी और आप ऑल्दो मतलब यूपी से संबंध रखते हैं, तो वहाँ से यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आपको लगे लोगों में और सोसाइटी में? हिमाचल के बारे में मैं यही कहूँगी कि एक तो हिमाचल के लोग एक्चुअली काफ़ी पीस लविंग है और शांत है और उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा स्वभाव है, मैं बोलूँगी। तो यूपी में भी होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यूपी के लोग, बट
आई थिंक इन जनरल अगर आप कंपेयर करोगे प्लेन के लोगों को और माउंटेन के लोगों को, तो समहाउ माउंटेन पीपल, द पीपल हु लिव हियर, दे आर मोर पेशेंट। तो पेशेंस है तो उनका, हाँ, सिंपल भी है, पेशेंस होगा उनमें, एक मीठा तरीका होगा बात करने का। तो आई थिंक ये नेचर में जो डिफरेंस होता है फिर वो था, एंड वो थोड़ा मेरे लिए वो चेंज था एक्चुअली। और प्लस यहाँ पे फिर ऐसा है कि फिर यहाँ पे अलग चीज़ ये है कि यहाँ पे सबके पास एक वो है, एक सोर्स है, क्योंकि एवरीबडी नोज एवरीबडी। आपको पता है हिमाचल छोटा सा स्टेट है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एवरीबडी नोज अ लॉट ऑफ पीपल। तो आपको किसी की हेल्प करोगे तो आपको गुडविल मिलेगा कि इन्होंने मदद की थी, वो सिर्फ यहीं नहीं मिलेगी, आपको पूरे हिमाचल में मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। मैम, आप एक और चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो आईपीएस लाइफ होती है इसे बहुत ग्लैमरस लाइफ कहा जाता है, पॉलिटिशियंस भी, पर्सनल भी, तो मतलब हाउ डू यू गाइज हैंडल, मतलब आप लोग इस चीज़ को कैसे मैनेज, क्योंकि बहुत हेक्टिक जॉब है, मतलब सुबह से लेके शाम तक लोग एंगेज करते हैं, नॉट ओनली द पीपल, द मीडिया पर्सन्स टू, तो हाउ डू यू गाइज डील देम, और आप कैसे उन्हें मैनेज करते हैं अपने लाइफ के साथ? देखिए, वो तो है ही, मतलब जितना हम ग्लैमराइज करते हैं IAS IPS IFS की लाइफ को, ग्लैमर बिल्कुल नहीं होता। एंड मतलब एक्चुअल रियलिटी यही है। जैसे अभी पीछे हम डिजास्टर्स की बात कर रहे थे, अभी पीछे अनफॉर्चुनेटली मनूनी में एक हादसा हुआ था, आपको पता है। तो उस दिन मैं ऑफिस में ही थी, आई थिंक इट वाज 8:30 कुछ ऐसा हुआ था। तो तभी मुझे पता चलता है कि वहाँ काफ़ी, मतलब पहले 1-2 बॉडीज मिली थी, तो आई सेंट माई SHO, उन्होंने बताया कि मैम यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एंड मैंने कहा ठीक है, मैं भी आती हूँ। और फिर मैंने कहा आप कंटिन्यू करो रेस्क्यू वर्क, आप निकालो वहाँ से, मैं भी आती हूँ। तो उस दिन आई वेंट, एंड हमें रात को वहाँ 1-2 बज गए थे रात के ना निकलते हुए। तो और ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना ऑफिस वर्क कर रही हूँ एंड मेरे फील्ड एंगेजमेंट्स नहीं है, तो मैं शाम को 6:30-7 फ्री हो गई। तो कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं होते एक्चुअली। तो IAS IPS में हम मानते हैं बहुत ग्लैमर ऐसे लगता है सबको, बट एक्चुअली नहीं है, बहुत फील्ड वर्क है। एंड छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तक सब आपके पास आएंगे एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सॉल्व करो, मतलब एट ईज कर सबसे पहले मेरा करो। यस, तो बिल्कुल ग्लैमर नहीं है एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है। बट हाँ, इससे जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो वो आई थिंक वो सबको ये वर्थ इट होता है। मैम, बट व्हेन यू आर एन IPS ऑफिसर, आपके हाथ में होता है मतलब टू डू द राइट, टू डू द रॉन्ग। तो जब व्हेन समवन डूज ए राइट, तो वो फीलिंग मतलब कैसी होती है, मतलब हाउ डू यू फील व्हेन यू डू समथिंग गुड टू ए पर्सन हु इज पुअर और हु इज इन हेल्प नीडेड, या जिसके साथ क्राइम हुआ और आप उसको इंसाफ दिला रहे हैं? डज इट गिव यू बूस्ट टू वर्क? मतलब ये तो बिल्कुल एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। और जैसे आप कोई भी आपके पास एक पीड़ित आता है, ठीक है, एंड ठीक है, वैसे तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि हिमाचल पुलिस एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है। एंड मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई ऐसे थाने गया अपनी शिकायत लेकर और उससे ऐसे बोल दिया हो कि नहीं ऐसा नहीं आना, जैसे हम सोचते हैं कि अगर करते होंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, सब बहुत हेल्प करते हैं। बट हाँ, अगर मेरे पास कोई आएगा, ठीक है, थाने लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाती, और ना किसी और डिपार्टमेंट की भी शिकायत है, जैसे काफ़ी लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैम हमें नहीं पता इसके बाद क्या करना है, जैसे उनका लैंड मैटर है, उन्होंने कहा मैम पता ही नहीं। तो मैं अपने बैचमेट, जैसे मेरे 2 बैचमेट्स हैं यहाँ पे पालमपुर में SDM और कांगड़ा में, तो मैं उनको कॉल करती हूँ, प्लीज़ इनका ये सॉर्ट आउट करवा दो। तो वो इतना मतलब खुश हो जाते हैं कि मैम थैंक यू, आपके पास आने से हमें पता चल गया क्या करना है। ऐसी एक लेडी आई थी, तो उनके साथ अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वायलेंस का चल रहा था एंड उनके मेंटेनेंस नहीं दे रहे थे हस्बैंड। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा मैम शिकायत दी थी बट मुझे पता नहीं क्या करना है। तो आई गाइडेड हर कि आप RTI अप्लाई करो, आप कंप्लेंट लो एंड देन यू कैन यूज इट इन कोर्ट। तो जब हम किसी को हेल्प आउट करते हैं वो इतना मतलब ग्रेटफुल होते हैं, तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जॉब के बारे में। बिल्कुल। मैम, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, ये तो आपकी लाइफ की बात हुई, मगर इसके अलावा भी एक और लाइफ है आपकी, वो कैसे मैनेज करते हो? और फैमिली, फ्रेंड्स, हाउ डू यू मैनेज? देखिए वो तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए वीकडे तो हमारे एंगेज रहते हैं, वीकेंड्स में भी मोस्टली कभी कभी क्या, या तो हमारी VIP ड्यूटी होती है, या लॉ एंड ऑर्डर होता है, या फिर कोई एग्जाम होता है, या फिर कुछ और प्रोटेस्ट हो जाती है, तो वी आर एंगेज। बट हाँ ठीक है, बीच बीच में भी टेक आउट टाइम, हम भी जैसे हम ऐसे करते हैं, जैसे मीटिंग के लिए कोई बैचमेट आया है तो ठीक है हम बीच में चले गए ऑफिस से कॉफी पी ली, फिर वापस आ गए। तो बीच बीच में भी टेक आउट टाइम, कि बिकॉज आपको पता है कि सारा अगर वर्क में हम इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आई थिंक वो हमें हैम्पर करेगा और हम एज अ पर्सन ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें भी अपने फील्ड से बाहर, पुलिस से बाहर, आई नीड टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल। और मैं सबसे बात करती हूँ, चाहे वो हेल्थ से हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, जेल से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, एंड बाकी सिविलियंस हो, ठीक है।
तो वी नीड टू इंटरैक्ट विद एवरीबॉडी आई थिंक। मैम व्हाट डू यू थिंक, मतलब ये जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है कहीं ना कहीं ऑफिसर्स पर, ये कितना जायज़ है या नहीं है? क्योंकि बिकॉज आई थिंक कि इफ़ वी रिमूव दिस पॉलिटिकल प्रेशर द ऑफिसर्स आर टू वे मोर क्रेडिबल टू वर्क ऑन फील्ड, बट इन रियलिटी हम ये देखते हैं कि नेताजी का फ़ोन आता है और अधिकारी साहब FIR लिखने को मना कर देते हैं, तो इस पर क्या कमेंट रहेगा? देखिए इसमें मैं ऐसा कहूँगी कि देखिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ही ये है कि वो अपना जो एरिया है उसकी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अगर उनके पास कोई जा भी रहा है अपनी शिकायत लेकर एंड वो हमें बता रहे हैं, तो अगर वो जेन्युइन है तो उसमें कोई बुराई नहीं है करने में। अगर जेन्युइनली किसी को कोई शिकायत है एंड वो कह रहे हैं कि इसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उसको हेल्प करने में अच्छी बात ही है ना, कि वो चलो हमारे पास नहीं आ रहा, वो अपने लोकल जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास चला गया, ठीक है। बट हाँ आई थिंक थोड़ा बायसनेस भी होती है कुछ में, बट ठीक है, वी हैव टू डील विद इट क्योंकि वो जॉब का पार्ट है। मैम एक और पार्ट इसमें पूछना चाहूँगा, कई बार ऐसा भी होता है कि पॉलिटिशियंस रॉन्ग प्रोपोगेंडा के तहत मतलब उसको प्रेशराइज करा रहे होते हैं, जिस वजह से अनअवेयरनेस है लोगों में। जब लोग अवेयर नहीं है कि हमें किस चीज़ पे कंप्लेन करनी, शायद कहीं ना कहीं वो इस वजह से हो। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस को भी पुश करने की ज़रूरत है सोसाइटी में अभी? देखिए हिमाचल की मैं अगर बात करूँ तो आपको जैसे आपको भी पता होगा यहाँ लिटरेसी रेट्स काफ़ी ठीक है, तो आई थिंक मोर और लेस यहाँ पे लोगों को पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत, जितना मैंने हिमाचल में अब तक देखा। हाँ ठीक है, कुछ लोग होते हैं और वो हर जगह होते हैं जो बिल्कुल ही नाजायज़ बात करेंगे, जो बिल्कुल ही लीगल बात करेंगे, उनको मैं हटा देती हूँ। बट मोस्टली मैंने भी यहाँ देखा है, जैसे अगर आप अभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे थे, तो आई थिंक 99% टाइम आपको कॉल करेंगे तो एक जायज़ काम के लिए करेंगे कि उसमें किसी का अच्छा ही हो रहा होगा, ठीक है। तो उन कामों को करने के लिए हाँ कभी भी बुराई नहीं है फिर, और गलत काम हम करेंगे नहीं क्योंकि वो अगेंस्ट लॉ हो जाएगा। अब मैं कुछ चीज़ें मैं हिमाचल के कंटेक्स्ट में जानना चाहूँगा। आप धर्मशाला में हैं इस वक्त, और धर्मशाला की बात करते हैं तो धर्मशाला के की इश्यूज़ में आते हैं, सबसे पहले मैक्लोडगंज आ जाता है जहाँ पे फॉरेन टूरिज़्म काफ़ी है जी। तो आपको क्या लगता है फॉरेन टूरिज़्म जो है वो किस एक्सटेंट तक सेफ है यहाँ? क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग 10 से 12 फॉरेनर्स की मौत लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में हो जाती है यहाँ, किसी न किसी सोशल मतलब नेचुरल कारण से हो जाती है, मगर हो जाती है। तो हाउ हम इससे कैसे बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इमेज को भी डैमेज कर रहा है हिमाचल और धर्मशाला की। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इसमें? देखिए मुझे यहाँ आए 5-6 महीने हुए हैं, तो मैं अगर उस डेटा को लूँ एज अ बेस, तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैक्सिमम डेथ्स हमारी हुई होंगी या तो पैराग्लाइडिंग से, एडवेंचर स्पोर्ट से, जिसमें हमेशा ये एक रिस्क का एस्पेक्ट रहता है। उसमें तो इंडियंस की भी हुई है एंड फॉरेनर्स की भी हुई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट एडवेंचर स्पोर्ट में हमेशा एक रिस्क रहता है। उसमें हम यही कर सकते हैं कि जो एक्चुअली पैराग्लाइडिंग हो रही है वो लीगल हो, ये सब रजिस्टर्ड पायलट्स हो, एंड आप चेक कर रहे हो कि जिसके साथ मैं उड़ान भर रहा हूँ वो एक्चुअली रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, एंड वो मॉनिटर्ड है या नहीं, ये सब। दूसरा मैंने यहाँ देखा एक्चुअली यहाँ पे हेल्थ टूरिज्म भी है, तो जो यहाँ पे थोड़ा बुद्धिज्म से रिलेटेड है, कैंसर रिसर्च है, तो उसमें भी बुजुर्ग आते हैं। मैंने देखा हेल्थ वीज़ा पर यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, तो एक उनका भी एक फैक्टर है कि वो स्टेज में होते हैं कि उनकी अगर वो डेथ हो जाती है तो नेचुरल कॉजेज से होती है। बाकी आई थिंक डेथ भी पार्ट ऑफ लाइफ, आपको पता है, अगर नेचुरल कॉजेज से हो रही है तो उसको वी कैन नॉट जज। मैम वहीं बात करें तो आप एक महिला हैं और आप एक IPS अधिकारी भी हैं, ये सवाल आपसे पूछना बेहद इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के ऊपर क्राइम जो है वो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। लास्ट 6 महीने में हम देखें तो लगभग 10 मामले ऐसे जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं और FIR में भी वायरल हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कैसे टेक केयर हम कर सकते हैं? और जब बात आती महिला सुरक्षा की तो लोग बूस्टेड होते हैं, लोग उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, मगर ऑन ग्राउंड जब हम देखेंगे तो वो महिला के साथ अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है घर में, वो सड़कों पे रात में ट्रैवल कर रही तो उनके पीछे अभी वो 4 गंदी नज़रें उसके पीछे हैं। तो ये सोसाइटियल इम्पैक्ट जो है एक, इसको कैसे चेंज करेंगे और ये जो बढ़ता जा रहा है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आपके पास? देखिए क्राइम आई थिंक इन जनरल राइज हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे एक तो इंटरमिंगलिंग अब बहुत है, अब कोई भी एरिया अनटच्ड नहीं है, ठीक है। मैं जैसे आपसे बात करूंगी कि एंड आपके माध्यम से मैं बोलना भी चाहूँगी व्यूअर्स को कि जैसे पॉक्सो केसेस हमने देखा है बढ़ रहे हैं। पॉक्सो केसेस मतलब सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, है ना, वो बढ़ रहे हैं। तो उसका ये बहुत सारी ये स्टडीज़ हुई हैं, वो ये है कि उसका एक रीज़न है कि जो आजकल इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है हर जगह है। आपको पता है एक छोटे से गांव में भी हर कोई फ़ोन लेके बैठा है, ठीक है, तो अब कोई फिल्टर तो है नहीं। अब 14 साल का बच्चा भी वही चीज़ देख रहा है,
एक 60 ईयर ओल्ड एक बुजुर्ग आदमी भी वही देख रहा है। तो जब आप ये नेगेटिव कंटेंट देखते हो तो आई थिंक इट ऑल्टर्स यू एंड आप इतना इम्यून हो जाते हो कि आपको लगता है ये चीज़ तो नॉर्मल है, ठीक है। एंड हम देख रहे हैं कि अब्यूज़ एट द हैंड्स ऑफ ये फैमिली मेम्बर्स भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए ये है कि थोड़ी अवेयरनेस होता है एंड आपको थोड़ा मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा या बच्ची, स्पेशली अगर वो बिलो 18 ईयर्स है, तो वो कर क्या रहे हैं फ़ोन में, वो क्या व्यू कर रहे हैं, उनकी संगति क्या है, किसके साथ वो फ्रेंड्स हैं, तो ये थोड़ा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ऑल्दो मैम इंडियन गवर्नमेंट ने या विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट पे बोले तो उन लोगों ने काफ़ी ऐप्स और इस तरीके की वेबसाइट्स जो हैं जो इलीगल थे या जिन पे कुछ अभी ऐसी गतिविधियां होती हैं उन पर रोक लगा रखी है। बट कहीं ना कहीं एक ये भी पॉइंट आता है कि अभी भी बहुत वास्टली ये चीज़ें पब्लिश हो रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें या ईजी लिंक्स की बात करें। तो मतलब इन चीज़ों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? क्या गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए या सोसाइटी में एक ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे यूथ जो है इसमें डैमेज हो? क्योंकि आज का यूथ या तो एक्सप्लिसिट कंटेंट देख रहा है या तो वो ड्रग्स के शिकंजे में है, वो पढ़ाई और खेलकूद से में तो है ही नहीं, दूर ही चला गया है। जैसे इसमें आई थिंक हमें मल्टी प्रोंग अप्रोच चाहिए, हमें काफ़ी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेंगी। तो एक तो जैसे कि ठीक है गवर्नमेंट इज़ मॉनिटरिंग एंड वो थोड़ा बैन लगा रहे हैं, वो ठीक भी है क्योंकि ये कंटेंट बिल्कुल ओपनली अवेलेबल था। बट हाँ, इसके साथ साथ हमें और क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें हमें आई थिंक सेक्स एजुकेशन का कोई कंपोनेंट चाहिए। स्कूल्स में भी आई थिंक बहुत छोटे बच्चों को नहीं, 9th above को आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि बेसिक्स जो होते हैं कि ठीक है क्या सही है, क्या कंसेंट होता है। 18 ईयर्स से बिलो अगर आप ये करते हो तो वो इलीगल है, वो क्राइम है इंडियन लॉ में। तो ये सब एटलीस्ट अगर उनके माइंड में, अगर किसी के माइंड में ये रहेगा कि अगर मैं ऐसे किसी के साथ कर देता हूँ तो मुझे जेल हो सकती है, तो आई थिंक वो थोड़ा हैम्पर करेगा। प्लस इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है, उनको अपने किड्स को मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने देखा है कि आप चलिए वर्किंग पेरेंट्स को तो हम जैसे कहते थे कि ठीक है वो ध्यान नहीं देते, बट वर्किंग पेरेंट और नॉन वर्किंग पेरेंट का आजकल फ़र्क ही नहीं रह गया क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हैं। पेरेंट्स को तो आजकल फ़ोन नहीं छोड़ते हैं, आपको देखा है। तो आप ठीक है, मतलब इट्स योर फ्री टाइम, बट आप मॉनिटर करो आपका बच्चा कर क्या रहा है। आप मॉनिटर करो अगर उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, अगर वो अग्रेसिव हो रहा है, मे बी वो ड्रग्स का कुछ यूज़ नहीं तो मे बी वो डिप्रेशन में ही हो, क्योंकि हर चीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो मेन ये आप अपने बच्चों से बात करिए, उनके देखिए उनके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स को थोड़ा देखिए कि वो ठीक संगति में है या नहीं है। तो आई थिंक इसमें पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट सबको एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए एंड सबको इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। मैम एक और सवाल आता है हिमाचल के कंटेक्स्ट में, जैसे मैंने कहा ड्रग्स का संयम, वो तो एक दो तरीके के हैं। एक तो है जो सिंथेटिक है जो लोग डेवलप कर रहे हैं, जिनकी ओरिजिन्स जम्मू, पंजाब और कई जगह से बताई जाती है। फिर एक थोड़ा और आ जाता है जो होता है लोग कहते हैं कि वो तो यहीं से उग रहा है, हरी घास है। इस पर कोई रोक नहीं लग पा रही। डिपार्टमेंट भी कई बार इस पर कई कार्रवाई करता है, डेली पुलिस पकड़ रही होती है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स पुलिस पकड़ रही उन्हें, मगर अभी भी वो रोकथाम नहीं हो पा रहा उन पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वो उसका सप्लाई जो है वो आ ही रहा है। तो इसके लिए क्या विजन है पुलिस का, और मतलब आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को कि अगर इसको हमें कंटेमिनेट करना है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि कई थ्योरीज चलती हैं। एक जगह कुछ लोग कहते हैं कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, और फिर सेकंड जगह लोग कहते हैं कि इसको लीगलाइज करके जो आज हालत यूएस या लंदन या कई अन्य देशों की है ड्रग्स में, वो भी हो सकती है। तो आपका क्या इस पे पॉइंट रहेगा? मतलब देखिए जैसे आप बात कर रहे हैं चरस की, आई थिंक है ना, चरस की, मैरिजुआना की, उसे लोग कहते हैं लीगलाइज करने को। तो इसमें भी आई थिंक इसके हमें थोड़े इफेक्ट्स पड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव सीन, हमने केसेस में देखा है कि ज़रूरी नहीं है जैसे हम एसोसिएट करते हैं कि चिट्टा वाला ही क्राइम कर रहा है, नहीं, भांग वाले भी चोरी में इन्वॉल्व है, भांग वाले भी क्राइम कर रहे हैं। तो आई थिंक इसको इन डेप्थ अभी स्टडी की ज़रूरत है लीगलाइज करने से पहले, एंड मे बी इसके बेनिफिट्स हों, बट देन आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? क्योंकि आपने देखा है कि लेकर आजकल एडल्ट्स तो लेते ही हैं, बट माइनर्स के हाथ भी आ जाती है। तो फिर आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे कि माइनर्स बहुत ज़्यादा इसका सेवन ना शुरू करते हैं और ये बहुत हार्मफुल ना हो। एंड क्योंकि एक माइंड ऑल्टर करने वाले सब्सटेंसेज होते हैं सारे ड्रग्स, तो और अभी हमें ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या यूज़ है और वो क्या हार्म कर सकता है आपकी बॉडी को। तो आई थिंक ये थोड़ा स्टडी करने की अभी इसको ज़रूरत है लीगलाइज करने। जनरली मैम लोग यहाँ कहते हैं कि जो लॉन्ग टाइम तक ऐसी चीज़ों से होते हैं, या तो मतलब जो चिट्टे में है वो तो मतलब उनकी डेथ कॉज ही हो जाती है ज़्यादा जो ओवरडोज से, मगर जो चरस में उनको लोग ऐसा कहते हैं कि दे बिकम अ लिटिल मतलब साइकोटिक बन जाते हैं वो। तो ये ऐसी जब चीज़ हो रही है और लोगों को दिख रहा है, बट देन इवन पीपल आर नॉट स्टॉपिंग। और यहाँ हिमाचल की बात करें तो यहाँ तो
वे मोर ओल्डर पीपल आर डूइंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इस जब वो देखते हैं गाँवों में जो चीज़ चल रही, तो वही यूथ जो है वो शहरों में भी करने की कोशिश करता है, बट उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में बहुत ख़राब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कैसी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उन्हें ये चीज़ समझाई जा सके? आज उन्हें कोई ये समझा नहीं रहा, ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में, ना इंस्टीट्यूट्स में। नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं हमें एक्चुअली पता ही नहीं है। एंड ठीक है, कुछ कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमारे दादा नाना ये बहुत टाइम से करते आ रहे थे, ठीक है, बट आजकल की लाइफ में आप उसको कैसे हैम्पर कर सकता है ज़िंदगी को, आप ये सब भी देखिए। अगर बच्चे इसका यूज़ करना शुरू कर सकते हैं तो उनका माइंड, क्योंकि बचपन में आपका माइंड फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, आपका ग्रे मैटर डेवलप हो रहा है, अगर वही उससे चेंज हो रहा है, मैं सारा साइंटिफिक बात कर रही हूँ, बाकी सब छोड़िए कल्चरल मैटर्स को, तो वही मैं कह रही हूँ कि इसको थोड़ा स्टडी करने की अभी ज़रूरत है। एंड चिट्टा का तो जैसे आपने बोला कि चिट्टा में तो लॉन्ग टर्म चलता ही नहीं है। चिट्टा की आप देखेंगे डेथ्स तो 20s में लोगों की डेथ हो जाती है, बिकॉज वो पूरा प्योर केमिकल है। इसमें तो जैसे ठीक है ये नेचुरली ग्रोइंग सब्सटेंस था, लोगों ने ऐसे यूज़ करना शुरू कर दिया, बट चिट्टा की अगर आप बात करें तो उसका हमने देखा है 2-3 डोजेज में आप एडिक्ट हो जाते हो, एंड फिर इफ़ यू डोंट गेट इट, और चिट्टा बहुत एक्सपेंसिव भी है, वो नेचुरली ग्रोइंग नहीं है, तो एक डोज अगर उसकी 2-3 हज़ार की है, एक ग्राम उसका 2-3 हज़ार का है, आप कब तक फाइनेंस करोगे? हमने देखा है लोगों ने अपना पूरा घर का सारा ज्वेलरी बेच दिया, अपनी मदर का, पूरी फैमिली की कार बेच दी, ज़मीन किसी के नाम कर दी, जस्ट टू हैव दैट 1 डोज ऑफ चिट्टा। एंड उसके बाद ये ज़्यादा जी भी नहीं पाते हैं, बिकॉज बहुत सारी ओवरडोज डेथ्स हो जाती हैं, बहुत सारी वैसे डेथ्स हो जाती हैं जो हमें पता नहीं चलता ओवरडोज है, क्योंकि इनके ऑर्गन्स शट डाउन हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है, ये तो बिल्कुल। और इसी में आई थिंक सीएम सर का विजन भी है कि उन्होंने पंचायत लेवल से इसको शुरू करने की कोशिश की है, कि पंचायत लेवल से ये मॉनिटर करेंगे कि कौन सेवन कर रहा है, और अगर वो सिर्फ कंज्यूमर है हम उसको रिहैब सेंटर भेजने की ज़रूरत करेंगे कि वो ठीक हो जाए, एंड उसको अक्यूज्ड भी नहीं बनाएंगे। हाँ, बट जो सप्लायर्स हैं उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कदम उठाने के लिए सर ने निर्देश दिए हैं, तो वही हम सब फॉलो भी करें। मैम, इसी के रिगार्डिंग एक और चीज़ जानना चाहूँगा। आपने कहा कि सीएम सर का भी विजन है, और वहीं देखते हैं तो पुलिस जो है वो भी इस पर काम कर रही, बड़े बड़े जितने भी हमें पता चलता है, कई बार हमें आप लोग की तरफ से प्रेस नोट्स आते हैं सीजर के और इन सब चीज़ों के, तो उनमें लोग जो हैं जो ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं या डीलर्स हैं, उनके घर तक भी जो है वो कस्टडी में लिए गए, उनको नीलामी की जो प्रोसेस है वो चलाई जा रही है। वेल, ये जो एक पॉइंट उठाया गया, ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये किस कंटेक्स्ट में उठाया जा रहा है, इससे क्या बेटरमेंट फ्यूचर में होने वाली है? देखिए, इनिशियली हमने देखा कि अगर जैसे हम एनडीपीएस केस देते थे किसी के अगेंस्ट, वो कुछ महीने तक जाता था जेल की कस्टडी में, एंड थर्ड टाइम में तो बाहर आ जाता था, वो बेल आउट होकर वो फिर से वही काम कर रहा था, और वो खुद तो कर ही रहा था, वो आसपास के उसके नेबर्स हो गए, उसके फैमिली मेम्बर्स हो गए, सबको इसी में इन्वॉल्व कर रहा था। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो ड्रग पेडलर्स थे, इंस्टेड ऑफ कि ये रुके जेल जाने के बाद, इनकी तो प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही थी, अवैध तरीके से इनकी संपत्ति इंक्रीज हो रही है, इनकी गाड़ियाँ इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमने ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू करा है, और जो कि जिला कांगड़ा ने भी इसमें काफ़ी सक्सेसफुल वो उसमें भूमिका निभाई है, एंड हमने इसमें ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ अभी सीज करी है 2 पेडलर्स की। तो इससे ये होता है कि हम उनकी जड़ पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियाँ सब सीज हो जाएगा, तो वो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेगा। तो इससे ये फॉर्चुनेटली हमारे लिए ये कदम इसमें हेल्पफुल रहेगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, वो चेन टूट जाएगी, एंड ये होपफुली ये इन सब गतिविधियों को छोड़ भी देंगे। मैम, लास्ट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने कंटेक्स्ट में, जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी 5-6 मंथ्स आप यहाँ सर्व हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ नोटिस करी होंगी यहाँ की सोसाइटी में और यहाँ के एनवायरनमेंट। ऐसी क्या चीज़ें आपको लगती हैं जिनमें आप आगे यहाँ सुधार करना चाहेंगे, जिनके लिए आपके पास एक विज़न है? कि जैसे पहले तो आप मुझे बता चुके हैं वुमेन सिक्योरिटी और ड्रग्स को लेकर, और क्या चीज़ें आपको ऐसी दिखती हैं जिन पे आप आगे और सुधार करने का प्रयास करने वाली हैं? जी, देखिए, प्रायोरिटी तो हमारी ड्रग्स ही रहेंगे, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, एंड वो रोकने के लिए कि जैसा काफ़ी कुछ स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि बिल्कुल एक जनरेशन ख़त्म हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी कोशिश करेंगे कि हिमाचल के साथ ऐसा ना हो, एंड यहाँ का यूथ इन सब गतिविधियों में जाने के बजाय अच्छी गतिविधियों में, स्पोर्ट्स में जाए, पढ़ाई करे, अनसक्सेसफुल हुए उसमें करेंगे, बाकी वुमेन सेफ्टी जैसा आपने बताया। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारा एक कंट्रोल रहता है, क्राइम कंट्रोल कैसे रहता है, जैसे मॉनिटर होगा, हमारी पेट्रोलिंग चलेगी, हमारा ट्रैफिक में सुधार होगा, तो ये बेसिक लॉ एंड ऑर्डर हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे पब्लिक है उनको कम से कम असुविधा हो और वो खुशी से अपने स्टेट में रहें। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस मैडम अदिति सिंह। मेरा नाम शिवांशु है, और आज की इस पॉडकास्ट कम चर्चा में हमारी मेहमान थी अदिति मैम। इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमारे बीच साझा करी,
किस प्रकार आपको ये चर्चा लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।